हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे डीबीएमएस के बारे में, जिसके अंदर से लास्ट वीडियो में अपने देखा था डीबीएमएस लैंग्वेज के बारे में। आज अपन चर्चा करें मेरे भाई कि डीबीएमएस यूज़र क्या होता है, डीबीएमएस यूज़र कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही अपन देखेंगे मेरे भाई डीबीएमएस के कौन कौन से मॉडल होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही अपन देखेंगे ईएफ कोड के 12 रूलों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें मेरे भाई कि डीबीएमएस यूज़र क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करें तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास में दे रखा है कि जो व्यक्ति किसी भी रूप में डेटाबेस को यूज या फिर एक्सेस करता है, उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डीबीएमएस यूज़र के नाम से उसको जाना जाता है। अब अपन बात करें तो मेरे भाई मुख्य रूप से अगर बात करें तो डीबीएमएस यूज़र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कौन कौन से, एक तो नॉन टेक्निकल आ जाते हैं, एक टेक्निकल आ जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब नॉन टेक्निकल कौन से होते हैं, जिनको कोई टेक्निकल का ज्ञान नहीं होता, जिसको अपन सबसे पहले आपका आता है नेटिव। ठीक है, कौन सा नेटिव आता है, नेव यूज़र भी इसको कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, नेव यूज़र, नेटिव यूज़र, पैरामेट्रिक और एंड यूज़र इसको कहा जाता है। कैजुअल यूज़र आ गया, रेगुलर यूज़र, ऑनलाइन यूज़र, ऑफलाइन यूज़र, ये सारे के सारे साथियों नॉन टेक्निकल यूज़र आते हैं। उधर बात करते हैं टेक्निकल यूज़र की तरफ से, तो एप्लीकेशन डेवलपर, सोफिस्टिकेटेड, स्पेशलाइज्ड और डीबीए डिज़ाइनर आता है। वहीं पर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर डिज़ाइन उसके बारे में, तो डीबीए होता है, एक सुपर यूज़र आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है मेरे भाई नॉन टेक्निकल यूज़र, जो अपन इसको अपन कह सकते हैं मेरे भाई आम यूज़र अपन कह सकते हैं। पहला दे रखा है मेरे भाई कौन सा, नेव यूज़र, नेटिव यूज़र इसको कहते हैं। याद रखना, नहीं लिखा हुआ क्या नेटिव यूज़र, तो लिख लो मेरे भाई इसमें, इसको क्या कहते हैं, नेटिव यूज़र भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, नेटिव यूज़र भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेटिव यूज़र, नेव यूज़र, पैरामेट्रिक यूज़र और एंड यूज़र इसको कहा जाता है। इसको बिना किसी तकनीक जानकारी के डेटाबेस एक्सेस करने वालों को कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, सीधी सी बात करें तो मेरे भाई जैसे अपने फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाने वाले साथियों नेटिव यूज़र, एंड यूज़र, नेटिव और नेव यूज़र, ये सारे के सारे होते हैं। और फेसबुक आज के ज़माने में साथियों छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक चलाता है, हर कोई चलाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कैजुअल यूज़र। तो कैजुअल यूज़र किसको कहते हैं, जो डेटाबेस के कभी कभी यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, कैजुअल यूज़र कहते हैं, कभी कभार चला लिया गया। रेगुलर यूज़र के बारे में बात करें तो साथियों जो फ्रिक्वेंटली बार बार एक्सेस करते हैं उसको कहा जाता है। ऑनलाइन बात करें तो मेरे भाई इंटरनेट के माध्यम से जो यूज़ करता है उनको कहा जाता है। ऑफलाइन बिना इंटरनेट के माध्यम से जिनको यूज़ कहा जाता है वो आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फेसबुक का डेली यूज़र कौन सा यूज़र है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, ये रेगुलर यूज़र भी हो सकता है, नेव यूज़र भी हो सकता है। ठीक है, पैरामेट्रिक यूज़र भी हो सकता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और मेन रूप से अगर बात करें तो ऑनलाइन यूज़र 3 ही श्रेणियों में यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। अब ये तो था नॉन टेक्निकल का। अब बात करते हैं अपन टेक्निकल यूज़र की तरफ से। तो सबसे पहले आपके पास में दे रखा है कौन सा, एप्लीकेशन यूज़र। एप्लीकेशन यूज़र के अंदर से अगर बात करें तो व्यू लेवल के लिए साथियों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, याद रखना, जिसमें से C++, जावा, PHP, पाइथन ये आपको देखने को मिलता है। बाद में ये डाटाबेस का एक्सेस करते हैं। दूसरा बात करते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र। तो साथियों ये क्या होते हैं, डेटाबेस डेवलपर या फिर एसक्यूएल क्वेरी डेवलपर इनको कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि साथियों यदि कोई सोफिस्टिकेटेड यूज़र का कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है तो वह स्पेशलाइज्ड यूज़र बन जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मेरे भाई जो स्पेशलाइज्ड जो मेन रूप से अगर बात करें इसके बारे में, जो स्पेशलाइज्ड यूज़र होते हैं ना उनको सोफिस्टिकेटेड यूज़र नहीं कहा जाता। लेकिन साथियों जितने भी सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड यूज़र नहीं होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे आपके पास में दे रखा है स्पेशलाइज्ड यूज़र और डीबीए डिज़ाइनर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से लिखा गया है स्पेशलाइज्ड यूज़र, जब किसी सोफिस्टिकेटेड यूज़र का स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है तो उनको कहा जाता है। और डेटाबेस डिज़ाइनर के बारे में बात करें तो डेटाबेस को डिज़ाइन करने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, नोट में सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं और बता दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बोले तो डीबीए के बारे में अपन चर्चा करते हैं।
डीबीए को ऑल ओवर या फिर डेटाबेस को ऑल ओवर मैनेज करने वाला सुपर यूजर होता है, ये भी याद रखना है। ये क्या क्या काम करता है मेरे भाई, ये जैसे डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, एक्सेस और स्टोर प्रोवाइड करता है, ग्रांट और रिवोक करना ये काम इसके पास में रहता है। डेटाबेस यूज़र को फैसिलिटी या फिर सर्वर वो देता है, ठीक है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से रूटीन आ गया, मेंटेनेंस आ गया, बैकअप लेना, स्टोरेज कैपेसिटी चेक, सिक्योरिटी प्रोवाइड, ये सारे के सारे काम डीबीए के द्वारा किया जाता है। लेकिन डीबीए क्या नहीं करता, डीबीए कॉस्ट या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें या फिर डेटाबेस रिकवरी का काम, ये काम नहीं करता है डीबीए, याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ये तो सारे के सारे कितने हो गए, डेटाबेस के जितने भी थे यहाँ पर से यूज़र थे उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं अपन डेटाबेस मॉडलों के बारे में, अपन बात करते हैं डेटाबेस मॉडल क्या है उनके बारे में अपन देखते हैं। देखो तो यहाँ पर से यह एक कॉन्सेप्चुअल टूल है, याद रखना है। इसमें से अपन डेटा देखेंगे, डेटा रिलेशनशिप देखेंगे, डेटा कांस्टेंट ऑफ डेटा कंडीशन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर से कहा गया है कि डेटाबेस के डेटा रिलेशनशिप, ठीक है, कंस्टेंट्स को जो है फिर जो प्रोसेस करते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, डीबीएमएस मॉडल कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं, देखो साथियों थोड़ा सा किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें दे रखी है। डीबीएमएस मॉडल की जो शुरुआत होती है 1960-70 से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में दे रखा है नेटवर्क मॉडल, ठीक। तो इसको किसने बनाया मेरे भाई, याद रखना, चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर था वो ग्राफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट डेटाबेस डिजाइनर के बारे में बात करें तो आईडीएस आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड डेटा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल के बारे में, तो साथियों उसको आईबीएम के द्वारा बनाया जाता है। इसमें से साथियों ट्री डेटा स्ट्रक्चर को या फिर पेरेंट साइड रिलेशनशिप का यूज़ किया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर से है। फर्स्ट डेटाबेस के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आईएमएस आपको देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों मॉडल थे, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन रिलेशनशिप मॉडल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो 1970 की बात आती है, इसको इन्वेंट किया था ईएफ कोड के द्वारा, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। इनके द्वारा साथियों कोड 12 रूल दिए थे, उनके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं कि 12 रूल कौन कौन से दिए थे, ठीक है। और बात करें इसके बारे में तो साथियों इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेटा को स्टोर करने के लिए साथियों टेबल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, याद रखना है। नेमिंग के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से इस डेटाबेस को RDBMS भी कहा जाता है, बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन डिग्री और कार्डिलिटी के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये रहा मेरे भाई यहाँ पर से डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं मेरे भाई, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को कहा जाता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट फील्ड या फिर कॉलम को कहा जाता है, याद रखना है। वहीं पर अपन बात करते हैं कार्डिलिटी के बारे में, तो कार्डिलिटी नंबर ऑफ टपल कहा जाता है, रिकॉर्ड या फिर रो को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सी चर्चा अपने यहाँ पर से की। आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, ER मॉडल के बारे में, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। तो मेरे भाई इसका जो डेवलप किया था उसको पीटरसन कहा जाता है, मतलब कि पीटरसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका जो पर्पस था मेरे भाई कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए साथियों इसमें से मेन रूप से अगर बात करें तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर ER डायग्राम इसको कहा जाता है, याद रखना है। जैसे E1 आ गया और R आ गया। E1 क्या है मेरे भाई, एंटिटी को कहा जाता है, याद रखना। और एंटिटी को साथियों इस आयत के द्वारा दर्शाया जाता है। रिलेशनशिप को बात करें तो मेरे भाई इस प्रकार डायमंड से दर्शाया जाता है, याद रखना है। एंटिटी क्या होती है, ER मॉडल क्या क्या चीज़ करता है, किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, नो टेंशन, ठीक है। एकदम ब्रीफ से पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में दिया गया है। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और इसके साथ में एक और आपको देखने को मिलेगा सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में अपन बात करें तो देखो मेरे भाई डेटा एवं डेटा रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है, याद रखना है। एक आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर से OPP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जिसमें से हम पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, इंटरफेरेंस आ गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाता है।
आगे बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल के बारे में। तो साथियों इसमें से एट्रीब्यूट डिफरेंट वैल्यू सेट को एक्सेप्ट करता है, याद रखना है। विद इन वन वेरिएबल हो गया, ऑल डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से लैंग्वेज का यूज होता है, XML का यूज होता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, नो एसक्यूएल के बारे में। तो नो एसक्यूएल को नॉन रिलेशनल मॉडल कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो साथियों, नो एसक्यूएल आ जाता है तो साथियों उसको नो रिलेशनल कहा जाता है, ठीक है। इसमें बात की जाए तो साथियों उसको नॉन रिलेशन मॉडल कहा जाता है। इसमें से डेटा डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होता है, ये भी याद रखना है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि DBMS का कौन सा मॉडल है जिसके अंदर से डेटा है वो डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होता है, तो मेरे भाई नो एसक्यूएल आपको याद रखना है। डेटा का फॉर्मेट होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है, याद रखना, जिसमें से MongoDB हो गया, DynamoDB हो गया, NGO4 जिस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ भी रिलेशनल का नाम आ जाए तो मेरे भाई याद रखना वो कौन सा है, यहाँ पर से टेबल के रूप में डेटा स्टोर किया जा रहा है। यहाँ तक आप देख चुके हो मेरे भाई, यहाँ पर से सारे के सारे थे ये DBMS के मॉडल थे। अब बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नेटवर्क मॉडल है, C वेचमैन के द्वारा बनाया जाता है, इसमें से ग्राफ स्ट्रक्चर का यूज होता है। दूसरा बात करते हैं हायरार्किकल, IBM के द्वारा बनाया गया था मेरे भाई। ट्री और पेरेंट चाइल्ड इसमें से यूज किया जाता है, याद रखना है। रिलेशनल मॉडल के बारे में बात करें तो EF कोड के द्वारा बनाया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से डेटा है वो टेबल या फिर स्ट्रक्चर के रूप में होता है। 13 रूल इसमें फॉलो किए जाते हैं, वो 13 रूल अपन आगे चर्चा करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। आगे बात करते हैं ER मॉडल, पीटर चेन के द्वारा बनाया गया था। पिक्टोरियल आपको देखने को मिलता है, इसमें से रेक्टेंगल, डायमंड ये आपको देखने को मिलेंगे, ये भी अपन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट और उप्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक सेमी स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से जो की है वो आपको देखने को मिलेगी, XML, JSON ये आपको देखने को मिलती है, या फिर डिफरेंट वैल्यू के इसमें से सेट होता है, याद रखना है। नो एसक्यूएल के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर से सेव होता है, जिसमें से उदाहरण आपको देखने को मिलेगा MongoDB, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। आगे बात करते हैं किसके बारे में, अपन यहाँ पर से अपने पास में से देखेंगे अपन रिलेशनल डेटाबेस के जनक आ जाते हैं EF कोड, ये आपको सबको पता है मेरे भाई। 1970 की बात आती है, 1970 के द्वारा साथियों DBMS के लिए इनके द्वारा 12 रूल बनाए गए थे। कुल 12 रूलों की संख्या मेरे भाई 13 है, याद रखना है। EF कोड 12 रूल इनको कहा जाता है, याद रखना है। इनकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से 12 तक आपको देखने को मिल जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब जो EF कोड के द्वारा 12 रूल दिए गए थे उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो नियम दिया था वो दिया था फंडामेंटल रूल, आधारभूत नियम दिया था। इसमें से क्या कहा गया था मेरे भाई कि DBMS में उपयोग होने वाले सभी डेटा एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तभी वह RDBMS कहलाता है। जैसे सपोज करो आपके पास में एक अकाउंट एक टेबल दे रखे, इसमें सैलरी वाला एक मैं आपसे बना रखा है, तो सैलरी वाले में साथियों क्या सैलरी भरी जाएगी, इसमें नाम नहीं भरा जाएगा मेरे भाई। तो पहला नियम ये फॉलो करता है। दूसरा क्या बताता है मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर से डेटा स्टोर और एक्सेस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर से सबसे पहले दे रखा है मेरे भाई कौन सा, रूल ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें से कहा गया कि सभी डेटा एंटिटी या फिर इंफॉर्मेशन को टेबल या फिर रिलेशन के अंदर इसमें स्टोर करना अनिवार्य होता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा अगर बात करें रूल नंबर दूसरा आपको देखने को मिलेगा, रूल ऑफ ग्रांट एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें से कहा गया था कि टेबल में सेव किए गए यहाँ पर से रिक्वायर्ड डेटा को निकालने के लिए साथियों एक्सेस करने के लिए हमेशा प्राइमरी की क्यों होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। ये रूल नंबर 2 था। प्राइमरी की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, फॉरेनर की क्या होती है, वो अपन आगे चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर से, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है तीसरा रूल। इसमें कहा गया कि सिस्टमेटिक नल वैल्यू सपोर्ट दिया गया है। इसमें से आपने देखो क्या देखने को मिलेगा कि RDBMS नल वैल्यू को सपोर्ट करता है। किसको करता है मेरे भाई, नल वैल्यू को सपोर्ट करता है, यह किसी डेटा टाइप पर निर्भर नहीं करती है, याद रखना है। अब नल वैल्यू यह नहीं करता, कौन सी नहीं करता मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखो 0 नहीं करता, ब्लैंक स्पेस नहीं करता, यहाँ पर से एम्प्टी स्ट्रिंग आपको देखने को मिलता है, नहीं मिलता ना। लेकिन साथियों जो नल वैल्यू का अर्थ क्या होता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, अननोन इन्फॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, जब आपने BCI का फॉर्म भरा था तो उसमें से एक ऑप्शन आ रखा था एज छूट या फिर एज रिलैक्सेशन वाला, उसमें एक लास्ट में ऑप्शन भरना ज़रूरी था,
नोट अप्लीकेंट वैल्यू, यहाँ पर से उसके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी को क्या क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना, नल वैल्यू कह सकते हैं। उसमें से 0 0 कुछ भी नहीं बैठ सकते ना, तो वहाँ पर से सेट कर रखा था कि ये वैल्यू यहाँ पर से ली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्टिव और ऑनलाइन रिलेशनल कैटलॉग के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर से साथियों RDBMS टेबल दे रखी है, RDBMS टेबल है, इसमें से कैटलॉग है, पर डेटा डॉक्यूमेंट्री है। तो यहाँ पर से क्या हो रखा है मेरे भाई, मान रूप से अगर बात करें तो इस प्रकार से शो हो रखा है। यहाँ पर से एक ऑथेंटिक यूजर दे रखा है। इसमें से क्या कहा गया है मेरे भाई, देखो बात करें, यह डेटा डिक्शनरी केवल ऑथेंटिकेशन यूजर के द्वारा ही एक्सेस की जाती है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन डेटाबेस लैंग्वेज या फिर ऑपरेशन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 5वां जो रूल है वो देखो, 5वें रूल में कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि RDBMS एक सिंगल लैंग्वेज का उपयोग करेगा, याद रखना है, जिसमें से डेटा डिफाइन करने के लिए, व्यू डिफाइन करने के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, इंटीग्रिटी कांस्टेंट के लिए, ऑथेंटिसिटी, सब के लिए साथियों एक ही लैंग्वेज यूज होगी। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से दे रखा देखो, यहाँ पर से दे रखा है सेट लेवल इंसर्शन, बोले तो अपडेट और डिलीशन के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि एक सिंगल ऑपरेशन DML के अंदर से साथियों इंसर्ट, डिलीट, अपडेट तीनों परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। 7वां हो गया। 6वां रूल एक और थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा उसको ऊपर नीचे हो गए। यहाँ पर से रूल दे रखा है कि रूल ऑफ अपडेटिंग व्यूज़, इसमें से कहा गया कि व्यू एक लॉजिकल टेबल होता है जिसके अंदर से साथियों मेन रूप से अगर बात करें रिस्ट्रिक्टेड डेटा होता है। इसका मुख्य उपयोग डेटा अब्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, याद रखना है। यदि बेस टेबल में कुछ अपडेट किया जाए तो वह अपडेट व्यू के अंदर ही यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई, रिफ्लेक्ट होता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 8वां और 9वां रूल आपके पास में देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया कि द इंडिपेंडेंस मैट्रिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कौन सा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो फिजिकल लेवल में कोई भी चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल या फिर व्यू लेवल पर नहीं आना चाहिए। दूसरा बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में अपन बात करें तो लॉजिकल लेवल में किए गए चेंज का इफेक्ट व्यू लेवल पर नहीं आना चाहिए। इन दोनों का मतलब ये कि साथियों कुछ भी कहीं पर भी पीछे चेंज किया गया हो, व्यू लेवल पर चेंज नहीं आना चाहिए। सपोज करो आपने क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कोई अपडेट आता है तो बैकएंड में ही चीज़ होती हैं, आपके वहाँ पर से दिखाई नहीं देते कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बस आपको ये फील होता है कि उन्होंने ये चीज़ अपडेट की हैं बस। ठीक है, पीछे किस प्रकार से उन्होंने फॉलो किया वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, 10वां नियम आता है। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे इंटीग्रिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो साथियों, रूल ऑफ इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें कहा गया कि सभी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डेटाबेस पर स्टोर होने चाहिए, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामर की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस के बारे में अपन बात करें तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर से क्या होता है कि डेटा स्टोरेज चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर सेंट्रलाइज हो, इसका पता एंड यूजर को नहीं होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है 12वां नियम। इसमें कहा गया कि रूल ऑफ नॉन सबवर्जन के बारे में अपन बात करते हैं तो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के सभी रूल हर स्टेज पर अप्लाई होंगे, किसी भी अवस्था में इन्हें रिमूव करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, ये 12वां हो गया। 13वां बात करते हैं, 13वां नियम है, यहाँ पर से देखो 13 हो गया ना, 0 से 12 तक हो गए टोटल। ठीक है, 0 से 12 तक ये टोटल आपके पास में 13 नियम हो गए, याद रखना है। अब बात करते हैं, देखो मेरे भाई, यहाँ पर से अपन आगे चर्चा करेंगे, जैसे डेटाबेस डिज़ाइन का अगला जो चरण अपने पर देखेंगे, ER मॉडल के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देख लेते हैं साथियों अपन एक समरी के रूप में, ये ब्लूप्रिंट है, या जो EF कोड के 12 नियम हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई। यहाँ पर से जो कोर फ्रेमवर्क दे रखा है, ठीक है, एक्सेस एंड लैंग्वेज के बारे में अपन चर्चा कर रखी है, ऑथेंटिक आर्किटेक्चर ऑफ यूज़ के बारे में अपन चर्चा हो रखी है, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के बारे में अपन चर्चा हो रखी है यहाँ पर से, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से द इंडिपेंडेंस के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर से की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर से साथियों EF कोड के 12 नियम यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है।